हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का प्रथम भाग। तो उसमें अपनी चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि जो रीट और पटवार एसआई आरएस के जो विद्यार्थी थे उनकी डिमांड थी कि सर हिंदी की क्लास भी हमें दी जाए। तो आज हम हिंदी क्लास लेके आ गए हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए इस पार्ट की वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करें। समय समय पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा हिंदी का। तो अब अपने बात करते हैं हिंदी का जो व्याकरण है, व्याकरण की अपने बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या चीज़ होती है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण की परिभाषा आपको बताते हैं। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से पूरी तरह सीखना, अर्थात भाषा का विशेष ज्ञान व्याकरण में निहित होता है। भाषा के निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण किसे कहा जाता है? अगर आपको छोटी परिभाषा याद करनी है तो भाषा के निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे बात आई कि भाषा के निश्चित नियमों को व्याकरण कहा जाता है। अपने व्याकरण की परिभाषा पढ़नी थी तो अपने को व्याकरण तो पता लग गया कि भाषा के निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। तो अभी ये भाषा क्या जुगाड़ होता है, तो भाषा की परिभाषा भी होनी चाहिए। तो चलो अपने बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति, विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका निश्चित व्याकरण हो। विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका निश्चित व्याकरण हो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो अब विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका निश्चित व्याकरण हो क्या कहलाती है? भाषा कहलाएगी। अब अपने को पता लग गया भाषा क्या चीज होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपने बोली। विचार किससे अपने करेंगे? बोलेंगे तभी करेंगे, बोलेंगे तो क्या होगी? बोली। तो अब अपने को बोली का पता होना चाहिए कि बोली क्या चीज होती है। तो बोली की परिभाषा आपको बताते हैं। बोली क्या होती है? विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका व्याकरण निश्चित नहीं होता बोली कहलाती है। विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका व्याकरण निश्चित नहीं होता क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। तो अब देखिए, तो चलिए अपने थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण किस चीज को कहते हैं? व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से पूरी तरह सीखना, अर्थात भाषा का विशेष ज्ञान किसमें निहित होता है? व्याकरण में निहित होता है। अब इसकी अगर आपको इतनी बड़ी जो परिभाषा है ये याद नहीं करनी है तो आपके लिए एक छोटी सी परिभाषा और बनाई गई है। भाषा के निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा के निश्चित नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो अब ये भाषा शब्द आया है तो अपने को भाषा का भी पता होना चाहिए। तो भाषा का आपको बताया कि विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति, विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका निश्चित व्याकरण हो क्या कहलाती है? भाषा। विचारों की अगर अपने मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे, मौखिक करेंगे तो मुंह से बोलेंगे, बोलेंगे तो अपने क्या निकलेगी? बोली। तो बोली क्या चीज होती है? विचारों की वह मौखिक अभिव्यक्ति जिसका निश्चित व्याकरण नहीं होता क्या कहलाती है? बोली। अपने बोलते हैं तो उसका कोई भी व्याकरण नहीं होता, मगर भाषा जो होती है उसका निश्चित व्याकरण होता है तभी वो भाषा कहलाती है। इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में देखते हैं कि लिपि क्या चीज़ होती है। अपने लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिपि जो है विचारों की वह लिखित अभिव्यक्ति होती है जिसके निश्चित
चिन्ह हो लिपि कहलाती है। विचारों की वह लिखित अभिव्यक्ति जिसके निश्चित चिन्ह हो लिपि कहलाती है। तो अब चिन्ह देखो, विचार अपने प्रकट किए, जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है। और इसके बाद अपने ये लगाएंगे पूर्ण विराम लगाया तो ये देखो चिन्ह आ गया। चिन्ह आते ही निश्चित अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति जिसके निश्चित चिन्ह है, इसमें ये चिन्ह आ गया। ये मात्राएं भी एक प्रकार से चिन्ह है और ये भी चिन्ह है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। हिंदी व्याकरण ग्रंथ में निम्नलिखित 3 तत्वों की चर्चा अर्थात विवेचना आवश्यक रूप से की जाती है। जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो 3 तत्व है उनकी जो है चर्चा अर्थात विवेचना जो है आवश्यक रूप से की जाती है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे वर्ण है और शब्द है और वाक्य। ये 3 तत्व है व्याकरण के जिनकी चर्चा विशेष रूप से की जाती है। तो चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण के बारे में अपने चर्चा करते हैं। वर्ण एक प्रकार की क्या होती है? ध्वनि होती है। विचारों को अभिव्यक्त करते समय वाग यंत्र अर्थात मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके अर्थात भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अक्षर। तो आपको देखो अभी यहाँ पे बताया कि विचारों को अभिव्यक्त करते समय वाग यंत्र से निकलने वाली ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके अर्थात भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं अपने अक्षर के बारे में, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। लिखते समय जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके अर्थात लिपि की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लिखेंगे तो वो क्या बनेगी? लिपि करेंगे तो उसकी छोटे से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको परिभाषाएं याद हो गई तो समझ लो आपको हिंदी समझ में आ गई। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। तो मतलब हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अब चलिए अपने बात करते हैं स्वरों के बारे में। स्वर क्या चीज़ होती है? स्वर क्या चीज़ होती है? स्वरों के बारे में अपने चर्चा करनी है। वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि का सहयोग न लिया जाता हो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि का सहयोग न लिया जाता हो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि कौन कौन से 11 जो होते हैं वे स्वर होते हैं। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो ध्वनियाँ है ये किसी अन्य ध्वनि का सहयोग नहीं ले रही। उसके बाद में बात करते हैं कि ग्रहित स्वर क्या होता है? ग्रहित स्वर जो है ओ स्वर को अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है इसलिए इसे ग्रहित स्वर कहा जाता है। अयोगवाह। अब बात करते हैं अपने अयोगवाह की। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह की बात करते हैं तो अयोगवाह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे ध्वनियाँ जिनका योग
न तो स्वरों में किया जाता है और न ही व्यंजनों में किया जाता है। क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अंग और अह। अब अपने बात करते हैं आगे कि उत्पत्ति के आधार पे स्वर्गों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पे जो है स्वरों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, मूल स्वर और संधि स्वर। तो चलिए अब अपने बात करते हैं मूल स्वर के बारे में। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर का भी सहयोग नहीं लिया जाता है, जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर का भी सहयोग नहीं लिया जाता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से है? देखिए, ए, लघु ई, लघु ऊ और री। ये जो है मूल स्वर है। उसके बाद में बात करते हैं अपने संधि स्वर की। संधि स्वर क्या होते हैं? 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में संधि स्वरों की संख्या 7 है, जो निम्नलिखित है। अब आपको हम समझाते हैं कि ये संधि स्वर कैसे है। ए में ए जोड़ा, क्या बना? आ। ए स्वर को ए स्वर से जोड़ा तो क्या बना? आ स्वर। उसके बाद में बात करते हैं लघु ई में लघु ई स्वर जोड़ा तो क्या बना? दीर्घी। उसके बाद में बात करते हैं लघु ऊ में लघु ऊ जुड़ा। लघु ऊ में लघु ऊ स्वर जुड़ने से क्या बनता है? दीर्घ ऊ स्वर बनता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। ये अपने बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, ए क्या है? स्वर है। ए में ई स्वर जोड़ा तो क्या बना? ए। और ए स्वर में ए स्वर जोड़ा तो क्या बना? ऐ। और ए स्वर में अगर अपने जोड़ते हैं लघु ऊ तो क्या बनता है? ओ। और ए स्वर में अपने जब जोड़ते हैं ओ को तो क्या बना? आऊ। और ये हो गए आपके 7 जो है संधि स्वर। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त 7 संधि स्वरों को भी 2 भागों में अंगीकृत किया जाता है। जो 7 संधि स्वर अपने बनाए थे उनको 2 भागों में अंगीकृत किया जाता है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और सुक्त स्वर। अब अपने बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं। 2 समान स्वरों के मेल से बने हुए स्वर 2 समान स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात एक ही जाति के 2 स्वरों से बने होने के कारण इन्हें सहजातीय स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 3 दीर्घ या सहजातीय स्वर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ए स्वर में ए स्वर जोड़ा तो क्या बना? आ। जाति एक है, दोनों समान स्वर है। और ई में लघु ई में लघु ई जोड़ा तो क्या बना? दीर्घी। जाति एक है। चलिए आगे देखते हैं। लघु में लघु जोड़ा तो क्या बना? दीर्घु। एक ही जाति है तो क्या है? सहजातीय और दीर्घ। 2 समान स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। और एक ही जाति के स्वर होने के कारण इन्हें सहजातीय स्वर भी कहा जाता है। अब चलिए सुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। सुक्त स्वर क्या होता है? सुक्त स्वर
दो असमान स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। दो असमान स्वरों के मेल से बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अर्थात दो भिन्न भिन्न जाति के स्वरों से बने होने के कारण इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त स्वर अर्थात विजातीय स्वर होते हैं, जो इस प्रकार से है। तो चलिए आपको बताते हैं। ए स्वर में लघु ई स्वर जोड़ा तो क्या बना? ए है, लघु ई है। ए समान स्वर है। समान तो ये होता, ए में ए जोड़ते तब समान था। अब ए में क्या जुड़ रही है? लघु ई जुड़ रही है, तो ए समान है। अर्थात भिन्न भिन्न, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है। तो अब इनको अपने क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहेंगे। ए में ए जोड़ा तो क्या बना? ए यही बना। उसके बाद में ए में लघु जोड़ा तो क्या बना? ओ बना। क्या बना? ओ बना। और एस स्वर के साथ ओ जोड़ा, एस स्वर के साथ क्या जोड़ा? ओ जोड़ा तो क्या बना? आउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान समान हो। वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान समान हो समान स्वर कहलाते हैं। उपयुक्त संयुक्त स्वरों में 2 उपभागों में वर्गीकृत किया जाता है, गुण स्वर व वृद्धि स्वर। गुण स्वर व वृद्धि स्वर। अब अपने बात करते हैं गुण स्वर के बारे में। गुण स्वर क्या होते हैं? 2 उच्चारण स्थानों का गुण होने के कारण ए व ओ को गुण स्वर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए व ओ को क्या कहा जाता है? गुण स्वर कहा जाता है। किस कारण? 2 उच्चारण स्थानों का गुण होने के कारण। 2 उच्चारण स्थान कैसे है? ए में क्या जोड़ा? ए में लघु ई तो क्या बना? ए बना। लघु ई का उच्चारण स्थान अलग है, इसका उच्चारण स्थान अलग है, तो करके ये 2 उच्चारण स्थान हो गए गुण। 2 उच्चारण स्थानों का दिख रहा है। ऐसे ही ए में क्या जोड़ा था आपने? लघु ऊ। लघु जोड़ा तो क्या बना? ओ। ओ बना। तो अपने इसको क्या देखेंगे कि ये देखो, इसमें भी 2 भिन्न भिन्न उच्चारण, 2 उच्चारण स्थान वाले गुण हैं, तो क्या कहेंगे? इसको गुण स्वर कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर किसे कहते हैं? 2 उच्चारण स्थानों में अर्थात 2 उच्चारण स्थानों के गुण होने के साथ साथ मात्राओं में वृद्धि होने को कारण इनको जो है वृद्धि स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? ऐ और औ। कैसे होते हैं ये देखो। ए में ओ जोड़ा, ए में ओ जोड़ा तो क्या बना? औ। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी 1 मात्रा है, यहाँ पे कितनी होगी? 2। मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी तरह ए में क्या जोड़ा था अपने? ए, तो क्या बना था? ए। मात्रा यहाँ पे इसके मात्रा नहीं है, यहाँ पे इसके मात्रा आ रही है, तो मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? वृद्धि स्वर कहा जाता है। दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको आप ज्वाइन करें ताकि जो पीडीएफ है, जो भी नोट्स है हमारे, वो आपको प्राप्त हो सके, जिनका कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम पे अपने इस जो है टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।